plank of mass m1 with a bar of mass m2 placed on it lies on a smooth horizontal plane. A horizontal force growing with time as F equals to kt, k being constant, is applied to the bar. Find how the acceleration of the plank and of the bar depend on t. On t. If the coefficient of friction between the plank and the bar is equal to mu. So हमने जब भी क्वेश्चन पढ़ा वो सिंपली ये कह रहा है कि सिस्टम है जिसमें ये बार है प्लैंक के ऊपर रखा है और इस पर फोर्स लगाया जा रहा है F इक्वल्स टू के टी। इसका मास है m2, इसका मास है m1, ठीक है। और इनके बीच में फ्रिक्शन है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। अंडरस्टैंडिंग सवाल की ये कहती है कि जैसे आप फोर्स लगाना शुरू करोगे दोनों साथ में ही मूव करेंगे, क्योंकि आपने एकदम तो फोर्स नहीं लगाया होगा जिस पर के टी अपॉन m1 प्लस m2। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा और ये जो बीच की वैल्यू है लिमिटिंग तक पहुंचेगी और लिमिटिंग के बाद ये सेपरेट मोशन करने लगेंगे। और हमें यही एक्सेलरेशन का टाइम के साथ रिस्पेक्ट में दिखाना है कि दोनों का क्या होगा एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड मे भी कुछ सवाल में वैल्यू देकर ग्राफ भी पूछ लिया जाए। सबसे पहले हम कोशिश ये किया करिए कि ऐसे ब्लॉक का एफबीडी बनाएं जिसपे एक्सटर्नली कोई और फोर्स नहीं लग रहा, फ्रिक्शन से ही मूव कर रहा है ऐसे सवालों में। तो इस पर देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ कुछ नहीं, तो इकलौता फोर्स जो लगेगा वो फ्रिक्शन ही लगेगा, वो भी आगे लगेगा, क्योंकि ऊपर के ब्लॉक पे आप खुद फोर्स लगा रहे हैं आगे, पीछे फ्रिक्शन लगेगा तो इस पर कहाँ लगेगा, आगे। तो ये F इज इक्वल्स टू विल बी म्यू m2g, क्योंकि आफ्टर ऑल फ्रिक्शन इसकी वजह से, इसके नॉर्मल रिएक्शन से आएगा, तो मैंने m2g लिखा। और इकलौता फोर्स है तो वही एक्सेलरेट भी कर रहा है, यू कैन राइट m1a। सो वी हैव गॉट, अगर मैं इसको 1 मान रहा हूँ तो a1 हमारे पास आ जाता है म्यू m2g डिवाइडेड बाय m1। तो हम ये नोटिस कर सकते हैं कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया भी था कि एक्सेलरेशन ऐसे ब्लॉक्स पर कांस्टेंट होता है, समय के साथ चेंज नहीं होता, और यहाँ पे आप समय के साथ चेंजेस देख पाएंगे। तो देखो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है ये वाला एक्सेलरेशन। अगर ऊपर की ब्लॉक पे बात करें तो उस पर आप भी फोर्स लगा रहे, पीछे एक फ्रिक्शन भी लग रहा है। लिखेंगे, ध्यान से देखना, मैं यहाँ कुछ होने वाला है चेंज। F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, थोड़ा दूर लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू, इसका मास है m2 इंटू a2, ठीक है। मैंने ये जगह क्यों छोड़ी, मैंने ये जगह इसलिए छोड़ी क्योंकि नीचे का ब्लॉक या प्लैंक एक्सेलरेट कर रहा है। इसके एक्सेलरेट होने की वजह से m2 के लिए नीचे का प्लैंक नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा, जिसकी वजह से ऊपर के ब्लॉक पर हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और सूडो फोर्स लगाने के लिए जगह छोड़ दी। अब इस जगह पर सिर्फ F और स्मॉल f नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, एक सूडो फोर्स भी लगेगा जो हमें लगाना पड़ेगा। और फिर नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स ये लिखा जाएगा। वो सूडो फोर्स जैसे लिखेंगे m2a1, और a1 ये निकाला है तो लख, अगर इसको kt वापस लिख लें, इसको म्यू m2g लिख लें माइनस m2a1 और इज इक्वल्स टू, या अब m2 नीचे ला सकते हो, m2 अपॉन m2, a2 आ गया। तो आंसर क्या है, kt डिवाइडेड बाय m2 माइनस म्यू जी और माइनस a1, दैट इज द एक्सेलरेशन। और ध्यान रखें क्योंकि सूडो लगाया है तो विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम है, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक है ये, लेकिन हमें तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। व्हाट यू कैन डू इज you can simply add the acceleration of the frame into it to get it in the respect of ground. तो यानी कि इसका acceleration फर्स्ट का with respect to ground होगा a2 plus a1। तो एक तरह से ये a1 कैंसिल हो जाएगा, kt upon m2 minus mu g will be the acceleration with respect to ground, ठीक है। ये सिंपल सी बात मैंने क्यों करी, जैसे आप एस्केलेटर पर जब जाते हो और आप भी चल रहे होते हो और एक्सीलेटर भी चल रहा होता है, तो एक नॉन इनर्शियल तो एक इनर्शियल फ्रेम वाले को आपकी स्पीड दोनों की एडेड दिखेगी। यही रीज़न है कि मैंने एक्सेलरेशन फ्रेम का ऐड कर दिया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप देख सकते हैं कि ये चीज़ कांस्टेंट है और टाइम के साथ साथ ये बढ़ता रहेगा। तो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में ये टाइम डिपेंडेंट है, इंक्रीज होता रहेगा, और ये नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम है।